नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक पॉलिटिकल एक्ट था जो कि इंडिया के पर्टिकुलरली एक स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन रिसेंटली पार्लियामेंट में डिस्कशंस चल रहे थे कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्ट को नेशन वाइड कर दिया जाए, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए थे और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। तो it is now very important for us to know what exactly NRC is. This topic can be asked in group discussion in our SSB. So without any delay, let us begin. National Register of Citizens. तो let us begin this lecture with why. ये क्यों लाया गया था? सबसे पहले तो इसको आसाम में स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि आसाम में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन नोटिस किया गया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था 1971 में, उससे पहले और इवन उसके बाद भी आसाम कंटिन्यूस इमिग्रेशन, वो भी इलीगल इमिग्रेशन फेस कर रहा था, जो कि आसाम की डेमोग्राफिक डायमेंशंस को चेंज कर रहा था। असम ने क्लेम किया था कि इस इमिग्रेशन से उनकी इंडिजिनस एथनिसिटी और कल्चरल आइडेंटिटी लूज़ हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला गया था कि एनआरसी को लाया जाए। अब हम जानते हैं एग्जैक्टली एनआरसी है क्या। एनआरसी इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन असम। ये एक पर्टिकुलरली एक लिस्ट है जिसमें सारे सिटीजन्स का नाम लिखा गया है, इंडियन सिटीजन्स का, जो कि असम में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये एक फिल्ट्रेशन मेथड है। जो भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स कंटिन्यू होंगे, उनको असम में रहने दिया जाएगा। और जो सिटीजनशिप अपनी क्लेम नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि वो इलीगली आसाम में स्टे कर रहे हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनकी रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। ओके, आगे देखते हैं। इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था 1951 में, और इसका बेस, इसका आधार भी सेंसस 1951 था। सेंसस के हिसाब से, और वो भी 1951 के सेंसस के हिसाब से, इसमें सिटीजनशिप चेक कर रहे थे वो लोग। और एक ये क्राइटेरिया था, और दूसरा क्राइटेरिया था स्टेट इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर किए गए थे 24 मार्च 1971 की मिडनाइट तक। अगर उसमें किसी सिटीज़न का नाम है या उनके पेरेंट्स का नाम है, तब वो इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे, वरना वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाए जाएंगे। और ये जो इलेक्टोरल रोल की जो डेट दी गई है 24 मार्च 1971, ये डेट आसाम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग दी गई है। आसाम एकॉर्ड एनआरसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए हम आसाम एकॉर्ड को भी हाईलाइट करते हुए यहाँ पे स्टडी करेंगे। आसाम एकॉर्ड को साइन किया गया था 1985 में। इसके मेन पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि इमिग्रेशन अगर हुए हैं 1951 से 1961 के बीच, तो उन लोगों को पूरी सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको वोटिंग राइट्स भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर इमिग्रेशन हुआ है बिटवीन 1961 और 1971 वाले डिकेड में, तो उनको सिटीजनशिप राइट्स तो दिए जाएंगे, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा। मतलब जब वो आए हैं तब से 10 साल तक उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे सिटीजनशिप राइट्स वो एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन 24 मार्च 1971 के मिडनाइट के बाद जो भी लोग आए हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, उनको एज अ फॉरेनर ट्रीट किया जाएगा और उनको डिपोटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ओके, नाउ एनआरसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया है इंडिया में। बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस देखे गए हैं। एनआरसी के डेपुटेशन लिस्ट में 40 लाख लोगों का नाम लिखा गया था। मतलब इतने लोगों को होमलेस होना पड़ेगा। Many people don't have document
टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। मतलब जो एक्चुअल इंडिया के सिटीजन्स भी हैं, ईदर वो पुअर है या तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर में उनकी प्रॉपर्टी, उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हो, या वो इलिटरेट हो, उनको समझ ना हो डॉक्यूमेंट्स की, तो वो अपनी सिटीजनशिप ही प्रूव नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे खुद के सिटीजन्स भी डेपोटेशन लिस्ट के नाम में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है इंडियन सिटीजन्स के साथ। और हमने तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम देकर, वो टैग देकर कह दिया कि आप अपने कंट्री में चले जाओ, लेकिन वो कंट्रीज़ ही उनके सिटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, 1971 से लेके 2020 आज चल रहा है। इतने सालों से अगर कोई एक जगह पे रह रहा है और आज उनको कोई आके कहे, गवर्नमेंट कहे कि दिस इज़ नॉट योर कंट्री, गो बैक टू योर होम, और वो कंट्री भी इन सिटीजन्स को एक्सेप्ट ना करे, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है लास्ट में? ऑफ कोर्स डिटेंशन कैंप्स। लेकिन डिटेंशन कैंप्स में बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन कंडीशंस होती हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। एंड मोर ओवर नाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग नेशन वाइड एनआरसी। मतलब अब तक ये जो एनआरसी की स्टोरीज़ हमने समझी वो सिर्फ आसाम तक रेस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। आसाम की तरह ही नागालैंड में भी एक RIIN करके एक रजिस्टर खुला है, दैट इज़ रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस inhabitants of Nagaland. It is analogous to this NRC। लेकिन इस NRC को गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पूरे इंडिया में अप्लाई किया जाए। तो नाउ आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस NRC टॉपिक। मैं थोड़े से अपने व्यूज़ इसके बारे में बता दूँ तो इंडिया इज़ अ सिविक एंटिटी एंड इट इज़ ट्रांसेंडिंग एथनिक डिफरेंसेस। नो डाउट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है प्राइमरी क्लासेस से कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। हमने ये 6th क्लास से ही पढ़ा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया हैज़ अ सिविक एंटिटी, और NRC और CAA से ये इथनो नेशनल कंसेप्शन को एडॉप्ट कर रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर को चैलेंज कर रहा है कहीं ना कहीं। और दिस इज़ प्योरली माई व्यूज़, यू कैन ऐड योर ओपिनियन एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक इट इज़ कंट्रोडिक्शन टू CAA पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। CAA का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, 6 माइनॉरिटीज़, कम्युनल माइनॉरिटीज़ के नाम इंक्लूड किए गए थे कि उनकी कंट्रीज़ में लाइक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो माइनॉरिटीज़ के साथ परसिक्यूशन हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हम इंडिया में उनको शेल्टर दे रहे हैं, ये दिखाकर कि इंडिया कैन नॉट सी इनजस्टिस अराउंड। लेकिन यहाँ पे NRC में क्या हो रहा है? NRC में 1971 से लेके अभी तक जो भी लोग यहाँ इंडिया में रह रहे थे उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। वो अपनी कंट्री से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए होंगे क्योंकि उनके साथ भी परसिक्यूशन ही हो रहा होगा, ओके। वो परसिक्यूशन फील करके ही इंडिया में शेल्टर लेने के लिए आ रहे होंगे, और अब हम उनके साथ क्या कर रहे हैं कि उनके एज ओल्ड घर मकान सब उनसे छीन के उनको होमलेस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये NRC और CAA दोनों कंट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो आई थिंक इट्स नॉट feasible morally and ethically, means its feasibility and moral legitimacy is questionable. Do comment below your opinion about this topic. I'm signing off. I'll see you guys in next lecture. Thank you. Jai Hind.